हेलो दोस्तों। आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है उसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। क्वेश्चन किलर बुक से इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का दूसरा पॉइंट, औद्योगिक क्रांति। क्या करते हैं? औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और खान सर के क्वेश्चन किलर बुक से जुड़े रहें। तो देखते हैं औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले सिम्पिंग सेनी का आविष्कार तक था। सिम्पी सेनी जेनी आविष्कारक था। किसका आविष्कारक था? जेम्स हरग्रीव्स का। सिम्पी सेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764-65 में किया। इसके आविष्कार से कताई का कार्य तेजी से होने लगा था। इसका श्रमिकों ने भी विरोध किया था क्योंकि यह रोजगार के लिए खतरे का था। रोजगार के लिए खतरा था। 1733 में फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1733 में फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बे ने। किसने किया था? जॉन बे ने। फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार अंग्रेज इंजीनियर जॉन के ने साल 1733 ईस्वी में किया था। फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने? इंजीनियर जॉन के ने साल 1733 में किया था। यह एक कपड़ा बुनने की मशीन थी। क्या थी? कपड़ा बुनने की मशीन थी। इस मशीन के आने से बुनाई की प्रक्रिया में तेजी हुई। बुनाई की प्रक्रिया में क्या हुआ? तेजी हुई। इससे बड़ी मात्रा में कपड़ा की बुनाई हो पाती थी। इससे क्या है? बड़ी मात्रा में कपड़ा की बुनाई हो पाती थी। इस मशीन के क्या है? इस मशीन के आने से एक जुलाहा एक दिन में 10 जुलाहे के बराबर काम करता था। एक जुलाहा कितने? 10 जुलाई के बराबर काम करता था। इससे श्रम की बचत हुई। इससे क्या हुई? श्रम की बचत हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। ब्रिटिश सांसद के ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय शिल्पों के क्षय का क्या है? भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। क्या रहा? सी। ए और बी दोनों। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति का होना। देखते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कम लागत वाली मशीनों से। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है? कम लागत वाली मशीनें से बड़े पैमाने में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। ये मशीन निर्मित वस्तुएं भारतीय हस्तशिल्पों की तुलना में सस्ती थी। ब्रिटेन ने भारतीय हस्तशिल्पों पर भारी कर लगाए। इससे भेदभावपूर्ण नीति ने भारतीय हस्तशिल्प को और महंगा बना दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प का विपरीत प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किससे इंगित करता है? किसे इंगित करता है? उस प्रक्रिया को जिससे कपास या ऊन की कटाई की जाती है। उस प्रक्रिया को क्या? जिससे कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने 1840 के दशक तक निर्यात के प्रमुख वस्तु कपास थी। 1850 के दशक तक ब्रिटेन सूती वस्त्र का एक बड़ा निर्यातक बन गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, चीन की क्रांति। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या? चीन की क्रांति। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? कुबलाई खान। कौन था? कुबलाई खान। मार्को पोलो एक बेस वेनिस के निवासी थे। मार्को पोलो क्या है? एक वेनिस के निवासी थे। उनकी चीन यात्रा के समय चीन शासक कुबलाई खान थे। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से कोई नहीं। चीन में 1921 में क्रांति हुई। चीन में 1921 में क्रांति हुई। क्रांति के परिणाम स्वरूप किंग राजवंश की पतन हो गई।
जनवरी 1912 को चीन गणराज्य की स्थापना हुई। जनवरी 1912 क्या है, चीन गणराज्य की स्थापना हुई। डॉक्टर सन यात सेन राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सन यात सेन राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सन यात सेन ने 12 फरवरी 1912 को त्याग पत्र देकर चीन गणतंत्र का नया चीन गणतंत्र का नया राष्ट्रपति युआन शिकाई को बना दिया। माओ त्सो तुंग के नेतृत्व में 13 अक्टूबर 1949 को चीन का लोक गणराज्य स्थापित किया गया। च्वांग काई शेक फार्मोसा भाग गया, इसलिए सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीन ने 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? चीन में 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था सन 1911 में सुन यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन। सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में चीन में कई क्रांतिकारी आंदोलन ने 2000 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली को उखाड़ फेंका और चीन गणराज्य की स्थापना की। और क्या है, चीन गणराज्य की स्थापना की। सन यात सेन किस देश से संबंधित है? सन यात सेन किस देश से संबंधित है? चीन से। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म। डॉक्टर सन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1886 को जियांगशान गवाईडोंग प्रांत चीन में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मार्च 1925 को बीजिंग चीन में हुई। यह चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने आधुनिक चीन का जनक कहा है। जिन्हें क्या आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सन यात सेन। सन यात सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन थे। सन यात सेन का कार्यकाल जनवरी 1912 से मार्च 1912 था। चीनी गणतंत्र में इन्हें राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्हें किंग राजवंश को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंग राजवंश क्या है, समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम अफ्रीकी युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफ्रीकी युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। कौन सी थी? नानकिंग। कौन सी? नानकिंग। प्रथम अफ्रीकी युद्ध को समाप्त करने वाली नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन चीन के किंग राजवंश के बीच हुई। इस संधि के तहत चीन ने ब्रिटेन के सामने कई संधि शर्तें को स्वीकार किया, जिससे प्रमुख रूप से व्यापारिक अधिकारों और हांगकांग का ब्रिटेन को सौंपना शामिल था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध 1839-42 ईस्वी में चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ। इसे नानकिंग की संधि से समाप्त किया गया। किसे? नानकिंग की संधि से समाप्त किया गया। दूसरा अफीम युद्ध 1856-1860 के बीच में हुआ था। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किस संधि द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? किस संधि द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? इसका आंसर होगा वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि के जरिए 30 साल के युद्ध की समाप्ति हुई। क्या है? 30 साल के युद्ध की समाप्ति हुई। 1618 से 1648 ईस्वी तक कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच चल रहे युद्ध को 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का आरंभ बोहेमिया के सिंहासन पर फ्रेडरिक के दावे से शुरू हुआ था और अंत वेस्टफोलिया की संधि में हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन और डच गणराज्य जैसे देश प्रोटेस्टेंट पक्ष में थे, वहीं स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे देश कैथोलिक पक्ष में थे। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कहा जाता है। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कहते हैं। उन्हें 95 थीसिस प्रकाशित की। इस थीसिस में कैथोलिक चर्च के कई सिद्धांत और प्रथाओं को चुनौती दी। पांचवा देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। पांचवा पॉइंट क्या है? प्रथम विश्व युद्ध।
इनमें से कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन के 4 परिषदों का सदस्य था? इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अथवा पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर होगा और ऑरलैंडो। देखते हैं व्याख्या। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद सदस्य ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंट, इटली के प्रधानमंत्री विक्टोरिया इमैनुअल, आयरलैंड तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग फोर के रूप में जाना था जिन्हें क्या है बिग फोर के रूप में जाना जाता है। जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस के ठीक बाहर ब्रसेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। मित्र राष्ट्रों ने सेवरे की संधि किस देश के साथ की थी? मित्र राष्ट्रों ने सेवरे की संधि टर्की के साथ की थी। किसके साथ की थी? टर्की के साथ की थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को सेवरे की संधि की थी। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जर्मनी की ओर से लड़ा था। पराजित होने के कारण उन्हें मित्र राष्ट्रों से सेवरे की संधि की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? इसका आंसर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया साम्राज्य 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्हें युद्ध काल में कारखानों, कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने पुरुषों की अनुपस्थिति में कारखाने, कार्यशालाओं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसी कारण 1918 में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में औरतों का मताधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। यह प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युद्ध को महाभारत युद्ध कहा गया है? निम्न में से कौन सा युद्ध को महाभारत का युद्ध कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध। इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या क्या है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एवं उनकी पत्नी को बेनेस्टिया की राजधानी सरजेवा में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद 28 जुलाई 1914 को सीरिया द्वारा सर्बिया पे आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी, तुर्की ने ऑस्ट्रिया की सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध में मुख्य रूप से दो संगठन मित्र राष्ट्र और दोहरी राष्ट्र के बीच संघर्ष हुआ। इस युद्ध में जर्मनी, रूस, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का पतन हुआ। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना। दुनिया भर में देश के मध्य 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के परिणाम गणतंत्र राष्ट्रों की स्थापना होना परिणाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई है? किस देश को हुई है? तो जर्मनी को। यह संधि जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी।
इस संधि से सर्वाधिक, इस संधि से क्या है, सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई। इस पर प्रथम विश्व युद्ध की क्षति का भार डाल दिया गया। इस पे क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की क्षति का भार डाल दिया गया। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ब्रेस्ट लियोवास की संधि से। रूस ने 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटकोवास संधि के जरिए प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। इस संधि पे सोवियत सोवियत रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोनॉमस साम्राज्य हस्ताक्षर किए थे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः जागरण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पुनः जागरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।